चलिए जी, हम चलते हैं वापस ऊपर की ओर। और यहां पर हमें जो लिंक दिया गया है कि आपको इस प्रोजेक्ट को अगर अप्लाई करना है तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। लेट मी क्लिक ओवर हेयर। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी संस्था नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपका जो यूनिक आईडी है दर्पण का वो आपसे मांगा जाएगा। तो क्लिक करना है आपको रजिस्टर एनजीओ पर। राइट, यहां पर हमें क्लिक करना है। यहां पर आपकी जो दर्पण आईडी है वो आपको प्लेस करनी है। यहां पर जो आपकी संस्था का पैन नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो पैन नंबर है वो फिल करना है। और यहां पर ये जो कैप्चा आपको दिया गया है वो फिल करना है और उसके बाद इसको कर देना है सबमिट। अब जो मेरे साथ लाइव साथी मौजूद हैं उनमें से जो साथी संस्थान इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, जो इस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एक लाइव एग्जाम्पल भी हो जाएगा और हम उस संस्थान को यहां रजिस्टर्ड भी कर देंगे। आप मेरे मोबाइल नंबर पर, आपको चैट बॉक्स में दिया गया, इस पर आपका ये जो दोनों डिटेल हैं, यानी कि संस्था का यूनिक आईडी और संस्था का पैन नंबर, आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए तत्काल। वी विल फाइंड द एप्लीकेशन प्रोसेस लाइव। हालांकि मेरी संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए मैं अपनी संस्था की डिटेल नहीं यूज कर पाऊंगा फिलहाल, लेकिन ये आपको जो है बताना बहुत जरूरी है। चलिए जी, कोई साथी जो इस पोर्टल पर, मोटा के पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हो, सर प्लीज ग्रुप, हाँ ठीक है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्योंकि आपकी चैट प्राइवेट है मेरे साथ। ओके, आपकी चैट प्राइवेट है मेरे साथ। संस्था का पैन नंबर भी टाइप करके भेज दीजिए सर। वेरी गुड। जो भी संस्थान जिन्होंने भी अपनी ये डिटेल भेजी थी, हमने उनकी डिटेल यहां पर जो है हम प्लेस कर दे रहे हैं। और अब हम जो है फिल कर देते हैं इस डिटेल को। सर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है आपका अकाउंट। प्लीज, मैंने कहा था जो रजिस्टर्ड ना हो केवल वो जानकारी दें। चलिए खैर कोई नहीं, जनरली आपको ये ऐसे प्लेस करना होता है। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी वगैरह जाएगा, राइट, या कोई डिटेल है आपसे वो फिल करने के लिए कहेगा, राइट, और उसके बाद आप अपनी जो है लॉगिन जो है कर सकते हैं। ओके, फिलहाल कोई भी साथी शायद ऐसा नहीं है जिनकी जो अनरजिस्टर्ड हो, और ना ही मेरे पास कोई मैसेज आया है। चलिए, मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं लॉगिन पेज पर। मैं आपको लेकर चलता हूं लॉगिन पेज पर। सर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है बट रजिस्टर्ड नहीं है। सर ऐसा नहीं होता है, आप रजिस्टर्ड होते हैं तो ही आपको ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड शो करेगा। विदाउट आपके कंसेंट या आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको ये जबरदस्ती वहां शो नहीं करेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, होता है कई बार हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कोई पुरानी वीडियोस हमने देखी होंगी कभी उनके, या किसी और से हमने रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, काफी प्रकार के हम अपना डाटा देते रहते हैं ना कई लोगों को, तो वहां ये दिक्कतें आती हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ, इसीलिए यहां पर जो है मुझे मेरी डिटेल्स फिल करनी है। ओके, लेट मी फिल माय डिटेल्स ओवर हेयर। मैं यहां पर अपनी डिटेल जो है फिल कर देता हूं। इसे मैंने यहां पर जो है फिल कर देनी है और कैप्चा जो है उसको फिल करते हुए हमें कर लेना है लॉगिन। राइट, जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं, यहां पर आपकी जो डिटेल है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो यहां पर दिखाई देती है। राइट, इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आपके सामने खुलता है जहां पर आपकी आईडी होती है, आपका दर्पण आईडी वगैरह, आपकी संस्था की डिटेल्स होती हैं। अब यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू प्रोजेक्ट सीकिंग ग्रांट फॉर फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है। राइट, चलिए जी, अब हम आ गए हैं इस सेक्शन पर। आज हम पर्टिकुलर इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। लाइक ये जो डिटेल्स हैं, अगर यहां पर कोई डिटेल आपकी बाकी रहती है तो आपको बाकी की डिटेल अपनी फिल कर देनी है। यहां पर पूछा जाता है आपका प्रोजेक्ट स्टेट। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट स्टेट के अंदर
काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल नहीं है, राइट। जैसे मैं हरियाणा के अंदर क्लिक कर रहा हूं, झज्जर जिला है मेरा और ब्लॉक बहादुरगढ़ है, ये हालांकि शो हो गया ऑलरेडी। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट यहां क्लिक करने के बाद आपका ब्लॉक या आपका विलेज आपको शो ना करे, या आपका जो है स्टेट यहां रजिस्टर करने के बाद आपका वाला डिस्ट्रिक्ट यहां पर शो ना कर रहा हो, तो समझ जाइएगा आपके एरिया के अंदर वो ग्रांट एप्लीकेबल नहीं है सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा प्रोजेक्ट विलेज है जहां पर मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूं उसकी जानकारी भरनी है। वो जानकारी भरने के बाद यहां पर देना है आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं काफी सारी संस्थाओं को नहीं पता है, मैं उनके लिए बता देता हूं। यू जस्ट नीड टू कम ओवर हेयर, आपको अपने गूगल मैप को सर्च करना है आपके साइट पर, आपके इस पोर्टल पर। यहां पर जैसे ही आप गूगल मैप पर आते हैं, मान लीजिए मुझे अपना जो प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पर नेम ऑफ द विलेज वगैरह जो भी पूछा गया था, ठीक है, मुझे यहाँ पर मैं नूना माजरा के अंदर अपना जो है प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, राइट। मेरा ये जो विलेज है मैं इसमें अपना प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। तो इसकी मुझे डायरेक्शंस कैसे मिलेंगी, ये जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है ये मुझे कहाँ से मिलेगा? लेट मी कम ओवर देयर, यहाँ पर चलते हैं। ये नूना माजरा जो है आ गया हमारे पास, और आप देखेंगे ये जो ऊपर, हालांकि ये जो ऊपर जो लिंक ऑटोमेटिकली बन जाता है 2.28 पॉइंट समथिंग, ये दिख रहा है आपको कैलकुलेशन कोमा तक, ये आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं। 28.669936 और एक है 76.8679853। दीज आर द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो आपको यहां से निकालने हैं, यानी कि जैसे उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप क्लिक करते हैं तो उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको यहां ऊपर लिंक में मिल जाता है। कैसे मिला हमें ये मैं दोबारा बता देता हूं। हमने यहां पर सर्च किया था, गूगल मैप पर हम गए, गूगल मैप पर हमें जो भी एरिया सर्च करना है, लाइक मैं यहाँ पर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जयपुर से है, ठीक है जी, और इनको जयपुर के अंदर मानसरोवर नाम से ये जो जगह है, या हम बात करते हैं कलवाड़ा विलेज की बात करते हैं, इन्हें कलवाड़ा विलेज में प्रोजेक्ट करना है, या संस्था वहीं की बेस्ड है, तो ये आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। 26 पॉइंट, ये देखिए ऊपर लिंक पर आ गए हैं आपके कलवाड़ा राजस्थान के, 26.7950,368 और 75.656152,353, राइट। ये आपके जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं जो आपको यहाँ पर फिल करने रहते हैं। चलिए जी, ये होगी छोटी सी जानकारी हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में कि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपना जो है वो कंप्लीट कर लेना। अब डाउनलोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब फॉर फर्निशिंग डिटेल्स अलोंग विद एनजीओ एप्लीकेशन। इस पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी जिनको आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। दीज आर द डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको यूटी सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से कर रखा है, आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो यूटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको भी साथ साथ जो है प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, राइट। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर आपको किस ग्रांट के लिए अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पर सेक्टर दिए गए हैं, एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड। आपको यहां से जो है सेलेक्ट कर लेना है प्रोजेक्ट को। हॉस्टल के लिए ग्रांट अप्लाई करनी है, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए करनी है, मोबाइल डिस्पेंसरी के लिए करनी है, नॉन रेजिडेंशियल स्कूल के लिए करनी है, रेजिडेंशियल स्कूल के लिए करनी है, या जो ट्राइबल की 15 जो है ट्राइबल गर्ल्स को स्पॉन्सर अगर आपको करना है हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए आपको जो है अप्लाई करनी है, तो आप यहां पर जो है इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यू हॉस्टल अगर आप खोल रहे हैं तो आप यहां पर जो है कर सकते हैं अप्लाई। तो यहां पर आपको ये कंप्लीट दिया गया है पूरा चार्ट, यहां से आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आगे बढ़ना है। तो फिलहाल हम किसी भी एक को लेकर आगे बढ़ेंगे, आप किसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, और ना ही मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं कि हम किसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल की वीडियो उसी पर बेस्ड होगी। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट न्यू है, अगर आप नया स्कूल खोल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप नया हॉस्टल खोल रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आपको दिया गया ऑलरेडी, राइट, न्यू हॉस्टल्स वगैरह, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेदर एनजीओ या वीओ हैव बीन डिक्लेयर बैंक करप्ट एट एनी पॉइंट, क्या आप कहीं से बैंक करप्ट हैं क्या? आपको अगर आप हैं तो यस टिक कीजिएगा, नहीं है तो नो टिक करना है, राइट।
क्या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी एजेंसी ने आपको ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया हुआ है, राइट? यहां पर आपको ये चीजें सेलेक्ट कर देनी है। वेदर एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट मोटा, मोटा के अगेंस्ट कोई केस फाइल वगैरह आपने कर रखा है क्या? कई बार होता है कुछ संस्थाएं जैसे पहले से काम कर रही थी, उनकी ग्रांट नहीं मिली या उनका बिल पास नहीं हुआ, उन्होंने उठाकर केस वगैरह डाल दिया। अगर ऐसा कोई कंडीशन है आपकी तो उसके हिसाब से आपको उसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब यहां पर नेम ऑफ द एक्ट अंडर विच रजिस्टर्ड, यहां पर मेरे बहुत से साथी, तमाम साथी गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, तमाम साथी गलती करते हैं यहां पर। जो जनरली हमें एक पुरानी खिचड़ी बनी हुई है ना, हमें मिली हुई है, सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, ऐसा नहीं फिल करना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उठाना है। क्या उठाना है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके ऊपर आपका एक्ट दिया गया होता है। मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लेट मी शो यू, उसमें कहां पर ये डिटेल होती है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए जी, क्योंकि मेरे, आप जानते हैं मेरी जो संस्थान है वो सेक्शन 8 है, तो मैं चलता हूं मेरे डॉक्यूमेंट्स पर। यहां पर मेरे पास है मेरा सीओआई। अब ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता तो यहां पर लिख सकता था रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, राइट? रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 मैं लिख सकता था, लेकिन नहीं। यही गलती करते हैं हम, जिसकी वजह से हमारे पास रिप्लाई नहीं आता है। आपको यहां से लेकर और यहां तक इसको कॉपी कर लेना है। दिस इज द पर्टिकुलर एक्ट इन विच माई ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड, और यहां पर आके कर देना उसको पेस्ट। क्लियर? राइट? यहां पर कर देना है उसको पेस्ट। आपको लगता है कि कहीं आपका मैसेज जो है कन्वे नहीं हुआ या पूरा नहीं आ रहा है, तो आप, जैसे मैंने यहां पर देखा, रूल 18 ऑफ द, यहां तक की हमारी भाषा आई हुई है, रूल 18 ऑफ द, इसके बाद की ये 3 चीजें रह गई हैं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 यहां से उठाऊंगा अब इसको, और यहां तक कॉपी करूंगा और उसके बाद यहां पर पेस्ट करूंगा, जिससे कि मेरा पूरा जो रूल है वो यहां पर आ जाए। अब आप देखेंगे रूल 18 ऑफ कंपनीज, इसके बाद फिर से रह गया, यानी कि ये इनकॉर्पोरेशन वाला शब्द रह गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 18 ऑफ 13, राइट? यहां पर मैं जो जो चीजें जरूरी नहीं है, जैसे इस ब्रैकेट में अलग से दी गई है, डिफाइन की गई है, ब्रैकेट वाली चीजों को मैं छोड़ दूंगा और इसको अलग जगह कॉपी करके, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद यहां से लेकर और इसमें इनकॉर्पोरेशन वाले शब्द को छोड़कर यहां तक, इतना लेकर मैं यहां पर जो है पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि मेरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं सोसाइटी और ट्रस्ट की। आपकी सोसाइटी अगर इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या किसी स्टेट सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ये आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, उसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। यही हाल ट्रस्ट का है। जैसे बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट अलग है, ध्यान रखिएगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट अलग है, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट अलग है। तो जिसमें भी आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो, आपको यहां पर वो जानकारी फिल करनी है, उसको कंप्लीट एक्यूरेट फिल कीजिएगा। चलिए जी, यहां पर डालनी है आपको अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? कोशिश कीजिए आप इसको कभी भी टाइप मत कीजिएगा। लेट मी शो यू। हालांकि यहां पर जो है टाइप का ऑप्शन होता है आपके पास, लेकिन इसको कभी भी डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर में टाइप नहीं करना। आप यहां पर जो कैलेंडर्स दिए गए हैं, इस कैलेंडर के हिसाब से आप अपनी संस्था का जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर था, जैसे मेरी संस्था का जो है 11th जो है जनवरी 2019 का रजिस्ट्रेशन, तो मैंने यहां पर इस कैलेंडर के माध्यम से इस डेट को सेलेक्ट किया। इसमें कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। वेदर द रजिस्ट्रेशन इज फॉर लाइफ टाइम, ऑब्वियस सी बात है, मेरे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पर कहीं भी इसकी वैलिडिटी नहीं लिखी हुई है। आई विल टिक इट यस। और अगर आपके संस्थान के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर कोई वैलिडिटी दी हुई है, अगले 5 साल के लिए वैध है, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पर पहले होता था, तो आप उसके हिसाब से इसको यस और नो टिक करेंगे, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी को यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर मैं जैसे इसको नो कर देता हूं, आप देखेंगे कि ये जो, हालांकि ये मैंडेटरी है, लेकिन मुझे इसको फिल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर फॉर्म को सबमिट करते समय यहां पर एरर आपको दिखाने लगे, कहां, डेट ऑफ एक्सपायरी पर, अगर आपको एरर दिखाने लगे कि इसको सेलेक्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि कई बार जो बैकएंड पर जो टीम जो इनको प्रोग्राम्स को डिफाइन करती है, जो कोडिंग लैंग्वेज डालती है, तो वहां पर क्या एक बार सेट हो गया कि भाई इसको फिल करना जरूरी है, अब आपकी एक्सपायरी डेट है नहीं आपके रजिस्ट्रेशन की, उस केस में आपको क्या करना है कि कोई भी चीज
जो गवर्नमेंट आपको देती है या गवर्नमेंट बनाती है, एटलीस्ट वो उसकी 15 साल की एक्सपायरी जो है मैक्सिमम तय करती है। ध्यान दीजिएगा, कितनी? मैक्सिमम 15 साल की। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आने वाले 15 साल तक के लिए इसकी एक्सपायरी डेट को मैं यहां पर सेट कर दूंगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन पर कोई वैलिडिटी नहीं थी, लेकिन इस पर्टिकुलर एरर से बचने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस पर्टिकुलर एरर से बचने के लिए पहली बात तो इसको नो करने के बाद ब्लैंक छोड़ना है। अगर सबमिट करते समय ये एरर दे तो आपको इस पर्टिकुलर जो ट्रिक है उसको यूज कर लेना है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है एफसीआरए का तो आप यहां पर डाल सकते हैं, दैट इज नॉट कंपलसरी। अगर आप डाल रहे हैं उसका नंबर तो आप यहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन डेट को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1280G अगर आपके पास है तो आप यस टिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो टिक करेंगे। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप अप्लाइड फॉर को टिक करेंगे, राइट। यहां पर देना है आपको संस्थान का पैन नंबर, यहां पर देना है आपका टिन या टेन नंबर, राइट। तो पैन और टेन दोनों मैंडेटरी हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी संस्थान हैं जिन्होंने आज तक अपना टेन बनवाया ही नहीं है। उन्हें लगता है ये सेक्शन 8 वालों की भड़क है, हम क्यों बनवाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की ग्रांट है, टेन इज मैंडेटरी, राइट। ये अब हर जगह लागू हो गया है। और इवन देन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हो गई हैं। आपको धीरे धीरे जब नई ग्रांट्स आएंगी या सीएसआर की नई एप्लीकेशंस आएंगी तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि वेबसाइट, इट्स मैंडेटरी नाउ, अब आपकी वेबसाइट मैंडेटरी हो गई है। एमआईएस सॉफ्टवेयर यानी कि संस्था के लिए जो एमआईएस सॉफ्टवेयर होता था वो सीएसआर ग्रांट्स के लिए मैंडेटरी हो चुका है। आपके पास नहीं है तो बिल्कुल बनवा लीजिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम यहां पर अपडेट करना। ध्यान रखिएगा, मेरे बहुत सारे संस्थागत साथियों ने अपने दर्पण पोर्टल को अभी तक अपडेट नहीं किया। एक बार रजिस्ट्रेशन बना लिया, हमारे पास आईडी आ गई, बहुत है जी, पर्याप्त है, लेकिन नहीं। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आपके दर्पण पोर्टल को हमेशा अपडेट करते रहिए। बहुत से साथी अपडेट नहीं करते हैं, राइट। वो गलती है उनकी। अगर आपका दर्पण पोर्टल अपडेटेड नहीं है, इस एप्लीकेशन का कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला है। इस एप्लीकेशन का कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। कहां गलती करते हैं हमारे साथी, दोनों चीजें बता देता हूं मैं आपको। लेट मी टेक यू टू द दर्पण पोर्टल। मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बार दर्पण पोर्टल पर और बता देता हूं कि आपको क्या चीज अपडेट करनी होती है एवरी ईयर। एवरी ईयर, ध्यान दीजिएगा, हर साल एक चीज है, एक जानकारी है जो आपको अपडेट करनी होती है। अगर आपने वो अपडेट नहीं की हुई है श्रीमान, तो बिल्कुल आप भले ही ग्रांट अप्लाई कर लीजिएगा लेकिन आपको जवाब नहीं आएगा। और कई बार हमारी सीएसआर एजेंसी भी हमें इसलिए ही जवाब नहीं देती है कि हमने अपनी जानकारियों को सही रूप से या जो हमारी जानकारी हमने सही रूप से बिल्कुल भी नहीं फिल करी हुई है, राइट, या हमने अपने दर्पण पोर्टल को अपडेट नहीं किया हुआ है। दैट्स वाई आपकी जो फंडिंग एजेंसी है वो आपको जवाब नहीं देती है, क्योंकि हर जगह आपसे आपका दर्पण सर्टिफिकेट इसीलिए मांगा जाता है, राइट। चलिए जी, एक बार जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं अपने पोर्टल पर और लेट मी शो यू कि आप कहां गलती कर रहे हैं। आपको कौन सी ऐसी जानकारी है जो अपडेट करनी थी लेकिन आपने उसको अपडेट नहीं किया है। चलिए जी, हालांकि बहुत सारे साथियों के मैसेज आए थे हमारे पास कि सर हमारी ये चीजें अपडेट करनी है, तो जिनके अपडेट्स हुए हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। कुछ चीजें नई वैलिडेट की गई हैं दर्पण पोर्टल पर। अगर आपकी संस्था के ऊपर वो जानकारी लागू हो रही होगी तो बिल्कुल आपसे जो है वो जानकारी पूछी जाएगी, मांगी जाएगी। ठीक है जी। इस प्रकार से आपको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आपको कुछ अगर जानकारी आपसे मांगी जा रही है, कोई एफिडेविट या कुछ मांगा जा रहा है, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या चीज है जो हम अपडेट नहीं करते हैं। मेरे बहुत सारे साथियों ने ये जो मेंबर डिटेल है ना, यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है। उन्हें पता है भाई चेयरमैन या प्रेसिडेंट की डिटेल डाल दी, सेक्रेटरी या जो है उसकी डिटेल डाल दी और ट्रेजरर की डिटेल डाल दी, हमारा नंबर जनरेट हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन अगर आपकी संस्था के अंदर बाकी के पद हैं, आपने ट्रेजरर वगैरह जो भी चीजें बनाई हुई हैं, अगर वो हैं आपके यहां पर, तो वो आपको अपडेट करनी पड़ेगी, पहली चीज, राइट। दूसरा, हम क्या चीज अपडेट नहीं करते हैं, सोर्स ऑफ फंड। भाई सर हमें तो जो है ग्रांट मिली नहीं, इस टाइप से
ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपकी ये चीज खाली मिलेंगी। आप कुछ कहेंगे सर आपने भी अपडेट नहीं कर रखी। भाई मैं ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं करता हूं, मेरी संस्था फंड रेजिंग पर काम करती है, क्राउड फंडिंग पर काम करती है, मुझे ग्रांट की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। लेकिन इसको बचा के इसलिए रखा था कि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं। सोर्स ऑफ फंड आपको हर ईयर डिक्लेयर करना होता है, जो कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है, अब देखिए मेरा पिछले 3 साल से पेंडिंग है, तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है पेंडिंग है तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगी, यानी कि जो फंडिंग एजेंसी है वो आपको कंसीडर नहीं करेगी। क्या आपको कोई ग्रांट सेंक्शन हुई? नहीं कर दिया आपने, ठीक है जी, आपको नहीं मिली है, तो आप यहां पर नोट अवेलेबल कर दीजिए या नोट एप्लीकेबल कर दीजिए, कुछ भी आप डाल सकते हैं, हमें कोई ग्रांट नहीं मिली ये लिख सकते हैं, वट, ठीक है। लेकिन इसको अपडेट जरूर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको अपडेट जरूर रखना है। अब देखिए मैंने एक चीज यहां पर अपडेट की है, लेट मी रिफ्रेश इट, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये दो चीजें यहां से छूट जाएंगी। हम 21-22 और 22-23 को कर चुके हैं, तो ये वाला यहां से कम हो जाएगा, अब दो पेंडिंग बताने लगेगा, राइट। तो ऐसे ही करके आपको ये बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट करनी है, पहली बात। दूसरा, हमारा जो वर्किंग एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो वर्किंग एरिया होता है, कई साथी इस वर्किंग एरिया को, कई साथियों ने अपडेट नहीं किया हुआ, यहां पर एक ही एरिया चढ़ा हुआ है तो चढ़ा हुआ है साहब, ठीक है। वर्किंग एरिया जो है काफी सारे साथियों ने यहां पर अपडेट नहीं किया हुआ है, तो अगर आपने भी ये गलतियां कर रखी हैं तो प्लीज इनको सुधार लीजिएगा। आपके की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन जो है आपने किसी और की भर रखी है, तो जाहिर सी बात है आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, है ना, आपकी जानकारी तो कहीं और जा रही है। तो अपनी की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट कर लीजिएगा। वर्किंग एरियाज के अंदर आपके जिले को, जिस जिले के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, क्या वो जिला यहां पर एडेड है कि नहीं, जिस ग्रांट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, SC ST वेलफेयर की आपने यहां पर बात की हुई है कि नहीं की हुई है ना, ये दोनों चीजें आप जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए जी, और अपना एक कॉम्प्लियंस स्टेटस जो है ना ये चेक करते रहिए, अगर कोई कॉम्प्लियंस आपका पेंडिंग होगा तो यहां से आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज आपने अगर वो कंप्लायंस समय से पूरा नहीं किया तो आपकी संस्था ब्लैकलिस्ट वाली लिस्ट में चली जाएगी, राइट। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो आपको अपने पोर्टल पर करना अनिवार्य है। तो यहां पर हमें देना है प्रेसिडेंट का नाम जो करंट में हो, यानी कि हमारे दर्पण पोर्टल पर जो आज की डेट में करंट हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका नाम, उसका नंबर। अगर आपका प्रेसिडेंट अभी कुछ और है लेकिन दर्पण पे कुछ और दिखा रहा था तो दर्पण वाले को ही डालना पड़ेगा आपको। यहां पर हमने सर उसमें बायोलॉजी में चेंज नहीं कराया, हमने वहां लिस्ट नहीं दी है, तो सर लिस्ट नहीं दी है तो अभी डॉक्यूमेंट्री रूप से आपका प्रेसिडेंट वो है पुराने वाला ही, तो उसका ही नाम डालना पड़ेगा आपको, राइट। तो जो दर्पण पोर्टल पर डाटा है उसी दर्पण पोर्टल के डाटा को आप यहां पर भरेंगे। ऐसा ना करें कि दर्पण पोर्टल पर हैं ABCD साहब और आपने 2 दिन पहले उनसे रिजाइन ले लिया है, अभी जो आपके XYZ साहब बने हैं उनको आपने जो आपकी रजिस्टर अथॉरिटी है वहां पर अपडेट नहीं दिया, तो आप यहां पर XYZ साहब को नहीं भर सकते, आपको यहां भरना पड़ेगा किसको, ABCD वाले साहब को। क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर यहां पर ये चीज क्लियर हो गई है आपको, से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। हैज द ऑर्गेनाइजेशन चेंज इट्स नेम आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट ग्रांट फ्रॉम GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ग्रांट लेने के बाद आपने कोई नाम वाम चेंज किया है क्या? नहीं किया हो तो नहीं कर देना, राइट। ग्रांट लेने के बाद वैसे आपने कर रखा नाम चेंज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्रांट लेने के बाद आपने अगर कोई नाम चेंज किया है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर देनी, कई बार होता है सेक्शन 8 वाले अपना नाम चेंज करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। अब यहां पर आपको जो एक्टिविटीज आपने कर रखी हैं STs के वेलफेयर के लिए, उन एक्टिविटीज के बारे में आपको यहां बताना है। और आपका अगर कोई फर्स्ट सेंशन हुआ था, कोई ग्रांट सेंशन हुई थी, तो वो आपको यहां पर बतानी है। अगर यहां पर कोई चीज एप्लीकेबल नहीं है आपकी तो बेशक यहां पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपकी संस्था के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अपने रिसोर्सेज पर क्या काम या क्या एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं ये जरूर डालिएगा, क्योंकि यही चीज शो करती है कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या अपने रिसोर्सेज से आप काम कर रहे हैं, किस ईयर में आपने कौन कौन से काम करे हैं, वो आपको यहां पर जरूर मेंशन कर देने हैं। एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद सपोर्ट ऑफ अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, किसी अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से सपोर्ट लेकर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आप यहां पर अपना मेंशन करेंगे। एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग CSR,
अगर CSR या अदर सोर्स से आपको फंडिंग मिल रही है तो उसके बारे में यहां पर मेंशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटी है या नहीं है आपकी, तो वो आपको यहां पर शो करना है, राइट। अब ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है, लाइक जब आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, है ना, या रिसोर्सेज को आप अपने स्तर पर मोबिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी डिटेल अगर आपको देनी है। जैसे आप इसको यस टिक करेंगे आपको जो है क्या रिसोर्सेज हैं और उसके लिए क्या अमाउंट है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा, राइट। चलिए जी, इन केस ऑफ यस इंडिकेट अमाउंट और इंडिकेट द सोर्स, ठीक है, कौन सा अमाउंट किस सोर्स पर कौन सा सोर्स और किस अमाउंट पर आप लेकर आए वो आपको यहां मेंशन करना होगा। तो ये आपकी कैपेबिलिटी मेरे हिसाब से यस होनी चाहिए, ठीक है, कि आपकी संस्था जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कैपेबल है। ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए अगर आपकी संस्था कैपेबल है तो ही इस ग्रांट के लिए कैपेबल हुई, है ना। Name of whether the NGO या VO have had a bank account maintained and operated in the name of the organization, क्या संस्था के पास एक चालू खाता है, चालू खाता इन द सेंस वो बचत खाता चालू खाता वाला नहीं, एक ऑपरेटिव अकाउंट है या नहीं है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो, यहां पर कोई सेविंग या करंट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, राइट। तो आपके पास खाता होना चाहिए, राइट। वेदर इट इज ऑपरेटेड ज्वाइंटली, इन केस ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट या ट्रेजरर होते हैं या फिर ट्रेजरर और सेक्रेटरी दो लोगों के साइन होते हैं, तो अगर ऐसा है देन यस करना है। कई बार क्या होता है सेक्शन 8 के अंदर भले ही एक या एक दो या दो से अधिक डायरेक्टर होते हैं, लेकिन सेक्शन 8 को कई बार कोई एक व्यक्ति बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा होता है ना, तो उस केस में आपको यहां पर नो टिक करना है। क्लियर हो गया। ट्रस्ट में भी होता है कई बार ऐसा, कई बार ट्रस्ट के जो आपका जो मेन सेटलर है उसके नाम पर बैंक ऑथराइज कर देता है, भाई एक व्यक्ति इससे ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो अगर एक सिंगल व्यक्ति ऑथराइजेशन है तो आप इसको नो टिक करेंगे, अगर दो व्यक्तियों की ऑथराइजेशन लगती है तो इसको आप यस टिक करेंगे। और इसके लिए जो खाता चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो खाता चाहिए वो डबल ऑपरेटेड ज्वाइंटली ऑपरेटेड ही चाहिए इस ग्रांट के लिए। इसको भले ही आप नो टिक कर रहे हैं, भले ही आपने एक खाता खुलवा रखा है उसमें सिंगल अथॉरिटी के साइन होते हैं, आपने इसको नो टिक कर देंगे, एप्लीकेशन तो फाइल कर देंगे, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको अंदर की चीज बता रहा हूं, राइट। तो क्या करना है, एक नया खाता आप तुरंत आवेदन कर दीजिए, उस पर मेंशन कर दीजिए भाई हम दोनों डायरेक्टर साइन करेंगे, दोनों के साइन से होना चाहिए लेन देन वगैरह जो भी है, और उसकी डिटेल फिर आगे दीजिएगा। फिलहाल एप्लीकेशन को आप इसको यस टिक करके आगे बढ़िएगा। इट्स ए स्पेशल रिकमेंडेशन टू ऑल एनजीओज, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 हो, आपके पास एक ऐसा खाता होना चाहिए जो ज्वाइंटली ऑपरेटेड हो, क्योंकि जैसे आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाएंगे उसका चेक कैंसिलेशन चेक वगैरह हो सकता है आपसे मांग ले, तो ये काम पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा फिर आवेदन की ओर बढ़िएगा, राइट। अभी समय है आपके पास, 15 फरवरी लास्ट डेट है, तो आपका 2 से 4 दिन में 5 दिन में खाता आपका खुल जाएगा वो, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन है इसको आप यस पर ही रखें। अगर कंडीशन आपकी मैच नहीं हो रही है तो अपने बैंक अकाउंट खाते को आप बदल लीजिए, यानी कि वो पड़ा रहने दीजिए खुला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एक खाता अलग खुलवा लीजिएगा, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैपेबिलिटी यहां पर मैच हो रही है, आपकी क्वालिफिकेशन यहां मैच हो रही है, और सिर्फ अकाउंट की वजह से पीछे मत हटिएगा, मैंने उसका तरीका आपको बता दिया है कि आप उसको जो है ड्यूअल सिग्नेचर पर कंपेल करवा दीजिएगा। वेदर सेपरेट प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट हैज बीन मेंटेन्ड फॉर ग्रांट्स या सैंक्शन अर्लियर इन द अबव स्कीम, ऐसी किसी स्कीम या इसी स्कीम के लिए आपने कोई सेपरेट अकाउंट पहले यूज किया था, अगर आपको ग्रांट मिली थी तो आप यस टिक करेंगे, नहीं तो नो टिक करेंगे, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं वर्किंग इन द रिलेवेंट फील्ड। इस पर्टिकुलर फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आप कब से काम कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है मेरी संस्था 2019 से बनी, लेकिन मैंने इस चैनल पर वीडियो देखना 2025 में शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि एक सोशल कैलेंडर होना चाहिए, उसके हिसाब से सारी एक्टिविटी मुझे करनी है। मैं आज तक सिर्फ हेल्थ की एक्टिविटी करता है, मैं सारे जो है सिर्फ हेल्थ कैंप चश्मे बांटने का ही काम करा मैंने जिंदगी भर, ठीक है। तो होता है कई संस्थाओं के साथ कि वो उन्हें बहुत देर में अकल आती है कि भाई हमें हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जब से भी आपने आपकी संस्था ने इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वर्क करना स्टार्ट किया, वो सिलेक्टिव ईयर आपको यहाँ पर जो है वो चूज कर लेना है। प्रोजेक्ट रनिंग सिंस फॉर ग्रांट इज सीक, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप ग्रांट लेने वाले हैं वो प्रोजेक्ट कब से चल रहा है,
ये ध्यान दीजिएगा, वो प्रोजेक्ट कब से चल रहा है, ये डेट आपको यहां पर देनी है। इन केस इफ यू हैव ए न्यू प्रोजेक्ट, आप एक नया प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, आप नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू विल हैव टू क्लिक द सेम डेट ऑन विच दिस एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड। जिस डेट को आप इस एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, आपको वही डेट सेलेक्ट कर देनी है। इन केस ऑफ न्यू एप्लीकेशन, आप स्कूल ही नया खोल रहे थे, आप हॉस्टल ही नया खोल रहे थे, राइट, तो आपको वही डेट टैग कर देनी है। आपको लगता है कि हॉस्टल के नाम पर भले ही यहां पर नई ग्रांट के लिए हमें एलिजिबल ठहराया गया है, हम नए हॉस्टल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैंने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो आप भले ही इसमें कोई भी बैक डेट आप दिखा सकते हैं, ये अप टू यू है, राइट। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां पर देना है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द लोकेशन जहां पर यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लाइवलीहुड की एक्टिविटी कर रहे हैं तो किसी गांव में इंप्लीमेंट करेंगे, अपने ऑफिस पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। कई लोग यहां क्या करते हैं, अपने ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं, गलत। ध्यान से समझिएगा, मैं कई बार ये जो ग्रांट की लाइव एप्लीकेशंस की ये जो वीडियोस देना स्टार्ट करा, इसके पीछे का कारण यही है कि हम जहां जहां गलती करते हैं, मैं कोशिश करूं उन गलती को सुधार सकूं। हम स्कूल के लिए ग्रांट लगा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल, उसकी लोकेशन तो अलग होगी ना हमारे ऑफिस से, तो हमें वो एड्रेस डालना है। हम हॉस्पिटल के लिए ग्रांट लगा रहे हैं तो हॉस्पिटल का एड्रेस अलग होगा, ना कि हमारे ऑफिस का एड्रेस, राइट। हमारे जो है, हम जो डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अब हमें वहां की किसकी लोकेशन लगानी है, मोबाइल डिस्पेंसरी। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब मोबाइल डिस्पेंसरी खोलेंगे, मोबाइल डिस्पेंसरी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप एक जगह स्टेबल करेंगे उसको, है ना, वो तो जगह जगह गांव में घूमेगी, है ना। उस केस में, सिर्फ उस केस में मोबाइल डिस्पेंसरी की, अगर आपको लग रहा है मैं हॉस्पिटल की ग्रांट नहीं लगा रहा हूं, मैं स्कूल कॉलेज की ग्रांट नहीं लगा रहा हूं, मैं लाइवलीहुड की ग्रांट नहीं लगा रहा हूं, तो सिर्फ उस केस में आप यहां पर कौन सा एड्रेस डालेंगे, ऑफिस का एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जहां पर आपकी संस्था इस समय, सॉरी, जो आपका करंट एड्रेस है संस्था का, राइट। कई बार होता लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अलग है जबकि हेड ऑफिस आपका अलग है, तो आपका जो मेन वर्किंग ऑफिस है एड्रेस है वो डालेंगे। इन केस ऑफ ओनली जब आप मोबाइलाइज जो आपकी जो मोबाइल डिस्पेंसरी उसकी ग्रांट लगा रहे हैं। आप कहेंगे सर कि मोबाइल डिस्पेंसरी तो गांव में जाएगी, हम गांव का एड्रेस डाल दें क्या? नहीं सर, मोबाइल डिस्पेंसरी किसी एक गांव के लिए थोड़े लोकेटेड है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट गांवों के अंदर जाएगी, है ना। आसपास में आपने पूरा जिला कवर किया होगा, या आपने जो भी चिन्हित गांव किए कि मैं इन गांव के अंदर ये सेवाएं दूंगा अपनी मोबाइल डिस्पेंसरी से, तो वहां पर सबका एड्रेस या सबकी लोकेशन हम नहीं डाल सकते, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही एड्रेस डालने का जगह है, तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना है केवल मोबाइल डिस्पेंसरी के केस में कि आप अपने ऑफिस का एड्रेस यहां पर डालेंगे। बाकी के सारे केसेस में आप डालेंगे एड्रेस कौन सा, राइट। आप लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट एक से अधिक जगह पर करने जा रहे हैं, है ना, उस केस में भी आप यहां पर अपना ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? लेकिन लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए भी ध्यान रखिएगा, कोई सेंटर बनाने के लिए कहा गया उसमें, तो सेंटर आपका कहां पर रहेगा वो एड्रेस डालना है। लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए भी कोई सेंटर बनाने के लिए कहा गया, गाइडलाइन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज मिल जाएगी वहां पर, तो आपका जो सेंटर रहेगा वो कहां पर रहेगा, उसका एड्रेस डालना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए जी, यहां पर डालनी है आपको बिल्डिंग डिटेल। आपकी जो बिल्डिंग है, वो जो जगह है, मैंने बताया ना आपको, स्कूल खोल रहे हैं तो भी जगह आपकी होनी चाहिए या किराए की होनी चाहिए, हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो भी जगह आपकी होगी या किराए की होगी, है ना। जो भी आप लाइवलीहुड के लिए सेंटर खोल रहे हैं तो वो जगह आपकी है, किराए की है। तो जो भी आपकी स्थिति है, आपकी अपनी जगह है या किराए की है, तो आपको उसके हिसाब से इसको टैग कर देना, राइट। अपनी है देन वेल एंड गुड, रेंटेड है तो रेंटेड टाइप कर दीजिए, है ना। सिंस विच ईयर द प्रोजेक्ट इज करेंटली रनिंग इन द बिल्डिंग, किस ईयर से आप यहां पर जो है प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि मैं यहां पर लेटर भी टाइप कर सकता हूं, मैं यहां पर नंबर भी टाइप कर सकता हूं। देखिए, यहां पर मैं अगर नंबर की बात करूं तो मैं नंबर यहां पर टाइप कर सकता हूं, राइट। मैं यहां पर लेटर्स की बात करूं तो मैं यहां पर लेटर टाइप कर सकता हूं। तो अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट है तो आपको सिर्फ NEW टाइप कर देना है। क्लियर है? किस इस बिल्डिंग में कब से आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर आप 24-25 मत डाल दीजिएगा, सिर्फ यहां पर न्यू डाल के छोड़ दीजिएगा, राइट। कई लोग करते हैं कि भाई नया प्रोजेक्ट है, मैं यहां पर 2025 डाल देता हूं। 2025 का मतलब करंटली रनिंग है, समझिएगा बात को, राइट। आप नया करने जाए तो यहां पर न्यू टाइप कर दीजिएगा, दैट्स इट, है ना। अगर एरर बताए इन केस ऑफ सबमिशन, कई बार होता है सबमिशन के दौरान अगर आपको एरर दिखा दे तो यहां पर फिर आप 2025 करके चेंज कर दीजिएगा। चलिए जी, अब आपने जो भी बजट बनाया है, अभी तक तो हमने कोई बजट नहीं बनाया इसका, राइट।
हम जो बजट बनाएंगे उसका रिकरिंग अमाउंट यहां डालना है, नॉन रिकरिंग अमाउंट यहां पर डालना है, और टोटल अमाउंट हमें यहां पर डाल देना है। रिकरिंग अमाउंट क्या होता है? जो खर्चे हम एक बार करेंगे, है ना। जो सॉरी रिकरिंग अमाउंट क्या होता है? जो खर्चे हमारे बार बार आने वाले हैं, यानी कि जैसे हम हमें सैलरी देनी है किसी की, हमें पेट्रोल के खर्चे हैं, तो वो हमारा रिकरिंग अमाउंट है जो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट होता रहेगा। नॉन रिकरिंग अमाउंट जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हमारी किसी चीज की, मान लीजिए हम हेल्थ वैन ले रहे हैं तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी, है ना। तो इस टाइप से आपको जो है वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग अमाउंट यहां पर आपको डाल देना है। अब कहेंगे सर कि हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास प्रपोजल नहीं है, तो नहीं सर। आपको जो गाइडलाइन दी गई थी ना, इस गाइडलाइन के अंदर आपको बकायदा प्रपोजल अमाउंट बताया गया है कि आप कितने तक का प्रपोजल अपना सबमिट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी कहां तक सेट हो रही है ना। थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे चलता है। हर व्यक्ति जब गाइडलाइन के हिसाब से, देखिए अब गाइडलाइन मेरी ये कहती है कि मुझे स्कूल के लिए रिकरिंग अमाउंट इतना मिल सकता है, नॉन रिकरिंग अमाउंट इतना मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पर देखिए, 100 स्टूडेंट के लिए, रेजिडेंशियल स्कूल के लिए मुझे नॉन रिकरिंग अमाउंट कितना मिल सकता है? 10,55,000। ठीक है। अब यहां पर कौन से एरिया लीजिए गए? हिली एरियाज और प्लेन एरियाज, है ना। उसके हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी बनाया गया है। हिली एरियाज में थोड़ा अमाउंट ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां पेट्रोल वगैरह बाकी सब खर्चे ज्यादा लग जाते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लग जाता है। प्लेन एरिया में कम लगता है ना, किसी भी चीज को लाने ले जाने के लिए। तो उसके हिसाब से 9,05,000 है। अब जरूरी थोड़ी कि मैं 9,05,000 के लिए अप्लाई करूं। मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि मैं अपना रिकरिंग बजट जो है वो 7 लाख तक लेकर आऊंगा। और ये ऐसा नहीं कि 7 लाख तक लेकर आऊंगा, यहां से मैं अंदाजा लगा सकता हूं भाई, मुझे कुकिंग वेसल्स लेने हैं, यहां पर मिल रहा है मुझे 30,000 रुपए, है ना। 30,000 मिल रहा है, तो मेरे जो कुकिंग वेसल्स है वो कितने में आ सकते हैं? अगर वो 25 में आ रहे तो मेरा अमाउंट कम हो गया ना यहाँ पर, है ना। फर्नीचर यहाँ पर इसके हिसाब से बताया हुआ है, मेरा कम में आ रहा है तो मैं यहाँ पर कम कर दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना मुझे यहाँ पर लिमिट दी गई है इससे कम रखना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारा ज्यादा लग रहा हो सकता है हमारा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन फिर वो आपको दिखाना पड़ेगा यहां पर। जैसे मान लीजिए आपका टोटल आ गया 12 लाख, तो आपको, जैसे आप 9 से ऊपर नहीं जा सकते प्लेन एरिया में आप, तो आपने क्या दिखा दिया कि भाई 12 लाख का खर्चा आ रहा है लेकिन 3 लाख हमारा सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपको इसको वापस लेके आना है किस पर? 9 पर। ये चीज क्लियर होगी जब हम बजट बनाएंगे तब की बात है ये। क्लियर है? तो अभी आप यहां पर कोई भी एस्टिमेटेड अमाउंट, मुझे लग रहा है कि मैं रिकरिंग बजट मेरा जो है वो 6 लाख रखूंगा, तो मुझे अपनी ग्रांट एप्लीकेशन में यहां पर 6 लाख फिल कर देना है। रही बात कुछ ऊपर नीचे की, है ना। मान लीजिए हमने जब बजट बनाया, जब हम इस ग्रांट को लिखेंगे उस समय हमारा बजट आ गया सर 6,70,000, तब क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं, 70,000 सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे, 70,000 सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। लेकिन इसको जब तक आप फाइल करके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आगे की चीज पता नहीं लगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे वहां सबमिट करने हैं, राइट। तो यहां पर अपना एस्टिमेटेड अमाउंट, रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों आपको फाइल कर देना, उसका टोटल जो बन रहा है वो यहां पर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर की आपकी जानकारी जो आपने दी है वो सारी सही है। आप जो आपकी ऑडिट्स आप देंगे, है ना, जो रिकॉर्ड आप सबमिट करेंगे वो रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिटेड हैं, वेरीफाइड हैं, है ना। और आज की जो डेट है ना, रेजुलेशन की जो डेट है कि भाई आपने एक सर्टिफाइड सीए से जो है एक रेजुलेशन कर लिया है, उस रेजुलेशन की डेट आपको यहां पर देनी है। ठीक है, कि आपने इस डेट को रेजुलेशन बना लिया है अपना। ठीक है, तो आप यहां पर फिलहाल कोई भी एक फ्यूचर डेट डाल सकते हैं, बाद में आप इसको चेंज करवा देंगे हम। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी 5 क्लासेस रहेंगी, तो आपका मुझे नहीं पता कि आप किस क्लास के अंडर आते हैं या आप किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा इस लाइव सेशन में, अगर आप आगे तक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो यहाँ पर आप 27 जनवरी कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो है आराम से इसका, सॉरी 27 की जगह आप 29 कर दीजिएगा, क्योंकि 26 की छुट्टी रहेगी, कोर्ट भी बंद रहेगा। ठीक है, आप 29 जनवरी टैग कर दीजिएगा यहाँ पर। जैसे ही हम इस पूरी कार्रवाई को समझ लेंगे, फिर ये जो कैसे रेजुलेशन बनाना है बनवाना है, तो हम 26 तारीख के बाद 27 तारीख को आप कोर्ट में जाएंगे और आप आराम से अपना एक रेजुलेशन बना के यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर जो भी नाम आपकी ऑथराइज सिग्नेचरी का, ऑथराइज पर्सन का, वो नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर देना है। डेट यहाँ पर ऑलरेडी देखिए, जो समय जिस टाइम पे आप कर रहे हैं वो टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठाएगा, राइट। और यहाँ पर बात आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है जी, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करने वाले होंगे तो ये आपको ऐसे ही बाहर ले आएगा, क्योंकि इसे ऑलरेडी काफी समय हो गया, हमने इस पे नॉन एक्टिव रखा अपने अकाउंट को। ठीक है जी, तो चलिए जी, मैं वापस लॉगिन कर देता हूं। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अनुसार ये चलेगा, तो आप समय समय पे इसको जब ओपन करके रखें तो जानकारी को कोशिश कीजिएगा फिल्टर रूप से आप लिखकर पहले से रख लीजिए।
और उसके बाद उसको फिर जो है अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा, राइट। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपनी जानकारी को पहले से फिल्टर करके रख लेंगे, राइट, और उसके बाद फटाफट जो है इसको सिर्फ भरते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? तो ये था आपका टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सबमिट करना था, फिल करना था। ठीक है जी। यहां पर जैसे ही हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं, ये आगे एक ऑप्शन आपको दिखाएगा आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन अभी जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना कि आपको ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर। हम उस पर आज क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें जो हमें ड्राइव करनी है, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले इस पार्ट को कंप्लीट करें। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अपलोड सेक्शन तक आ जाइए। ठीक है, मैं फिलहाल इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूं। इससे अगले सेक्शन पर आ जाइए। अब वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, कल हम इसको लाइव समझ रहे होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे, फिर हम उसमें से वन बाय वन जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि जैसे प्रपोजल वगैरह है, ठीक है, तो हम उसके साथ फिर आगे की वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से डन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। CLR, CLR जल्दी से। चलिए जी, यहां तक के सेशन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपने वहां पर कौन सी ग्रांट ऑप्ट की, एजुकेशन वाली, स्कूल वाली, या कौन सी, मुझे नहीं पता। ठीक है, कल हम ऑटोमेटिकली कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो मेरे पास एप्लीकेशन उस समय लाइव होगी, हॉस्पिटल वाली होगी तो हॉस्पिटल वाली, एजुकेशन वाली होगी तो एजुकेशन वाली। ठीक है जी, तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सर पहले जो समझाया जा रहा है, कौशल युवा के नाम से जो भी साथी में, सर हम एक से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर पहले जो समझाया जा रहा है उसको समझिए, पहले एक तो अप्लाई कर लीजिए। एक अप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाएगा, भाई एक आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद पता लग जाएगा कि सेकंड एप्लीकेशन भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आप समझे? तो जो बताया जाता है फिलहाल वहां फोकस करें। ठीक है, जब हम अप्लाई कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें दूसरा ऑप्शन मिल गया तो हम अप्लाई कर सकते हैं, जवाब ऑटोमेटिक मिल गया ना आपको। आपने एक अप्लाई कर लिया और आपको दोबारा दूसरी एप्लीकेशन भी करने का आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए लगा दिया, है ना, अब आपको हेल्थ के लिए भी लगाना है। तो अगर वो आपको दोबारा एप्लीकेशन का मौका दे रहा है, गाइडलाइन में लिखा हुआ है, पहले तो गाइडलाइन चेक करनी है ना, अगर वो आपको एप्लीकेशन का मौका दे रहा है इसका मतलब यस है जवाब, और नहीं मौका दे रहा है इसका मतलब जवाब नो है। यही तो होता है ना। चलिए जी, आई थिंक सो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सभी को। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, आप डायरेक्टली हमारी हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है जिनकी रिकॉर्डिंग हमें अपलोड करनी है, तो मैं यहां पर ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई थिंक सो आज की जानकारी आपको कंप्लीट है। यहां तक का प्रोसीजर आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, कल हम इससे अगले प्रोसीजर में आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। और जो भी संस्थान, मैं यहां पर अनाउंस भी कर देता हूं, लेट मी अनाउंस द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं में और हमारे चैनल कम्युनिटी मेंबर्स में से एक एक प्रतिभागी को अनाउंस कर रहा हूं। जो चाहें तो अपनी इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रेषित कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं आप हमें। हमारी टीम की तरफ से ये जो लाइव प्रोसेस बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इस लाइव प्रोसेस को दिखाने, बताने और सिखाने के दौरान, यानी कि ये करते हुए आपका आवेदन जो है, हमारा आपके जो आवेदन है वो हमारी ओर से कंप्लीट कर दिया जाएगा। संबद्ध संस्थानों में जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो हमारे चैनल की जानकारियां हैं, हमारे इंफॉर्मेशन विभिन्न विभिन्न ग्रुपों में शेयर करते आए हैं, जिनका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में कई बार, समूरत्न परिवर्तन फाउंडेशन। अगर आपकी एलिजिबिलिटी सेट है, आपकी संस्था इतने साल पुरानी है, ऐसे काम कर चुकी है, वटेवर, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन आप हमें भेज सकते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, यानी कि आपकी जानकारी को यहां पर बताकर सिखाकर आपका अप्लाई भी हो जाएगा और ये जो सेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा लाइव एप्लीकेशन का। और दूसरा मौका यहां पर मैं देना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जिसकी भी मेंबरशिप है अंजुरोज वर्किंग के नाम से, जो भी संस्थान है ये, क्योंकि कई बार संस्थाओं का यूट्यूब चैनल अलग होता है, किसी और नाम से होता है, उनका पर्सनल नाम से होता है। ये पिछले
13 महीनों से लगातार चैनल मेंबरशिप में हैं। अगला निवेदन मेरा इन साथी से है, क्योंकि इस वीडियो को अभी लाइव कर दिया जाएगा, कि आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो ग्रांट एप्लीकेशन है वो हमारी ओर से सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो कि हम अपनी सीरीज के अंदर मौका देंगे कि हम आपकी जानकारी को फिल करते हुए, यानी कि आपके लॉगिन को लेकर और बाकी चीजों को फिल करते हुए हम समझा भी देंगे अपने प्रतिभागियों को, और साथ साथ आपकी वो ग्रांट एप्लीकेशन हमारी टीम की तरफ से ही हो जाएगी। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए चाहिए उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका प्रूफ आपको शो करना पड़ेगा, दैट्स यू आर द ओनर ऑफ दिस चैनल, है ना। तो वो आपसे टीम ऑनलाइन कनेक्ट होगी और चेक कर लेगी कि आपके पास इस चैनल की एक्सेस है या नहीं है। तो जिसका ये चैनल है, जो पिछले 13 महीनों से लगातार चैनल मेंबरशिप में है, तो वो प्लीज। तो मैंने दो संस्थाएं बताई, एक महासंघ की संबद्ध संस्थान समूर्तन परिवर्तन फाउंडेशन, जो कि सारी जानकारियों को लगातार साझा कर रहे हैं, एक दूसरे ग्रुपों में शेयर भी करते हैं हमारी वीडियोस को, एक उनको मौका दिया गया है। और दूसरा मौका दिया गया है अंजुर हाउस, ये जो संस्थान है इनको। कल हमारी कोई और साथी संस्थान है जिसको मौका दिया जाएगा। तो मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे इसके अगले स्टेप की ओर। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको फिर से आधा जो है इंटीमेट करना चाहूंगा कि आप अपने चैनल पर कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे। आपको आपका जो वीडियो है, ये जो क्लासेस हो रही हैं, इस क्लासेस का जो है लिंक आपको आपके कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर ही मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, अगर आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं और आपको इस लाइव क्लास का लिंक नहीं मिल पाया था, आपको नहीं पता लगा, तो आपकी गलती है सर, कि आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब भले ही कर लिया है, लेकिन आपने बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं रखा है। और अगर आपको ऑल पर आपने सेट रखा भी है और उसके बावजूद अगर आपको नहीं मिली है नोटिफिकेशन, तो कल प्लीज अपनी नोटिफिकेशन यहां कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर चेक कर लीजिएगा। यहां कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर इस लाइव क्लास की मीटिंग का लिंक आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर आकर आपको ये जो मैसेज है, इस मैसेज के रूप में आपको यहां पर एक लिंक मिल जाएगा अगली क्लास का। तो आप जरूर से जरूर जुड़ें। आज हमने जो प्रोसेस आपको समझाया, जो बताया, जिसको आपने मिस कर दिया हो अगर, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको कंप्लीट कर कर ही कल की जो है क्लास में उपस्थित हो। थैंक यू। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।